हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 11 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आज रक्षाबंधन भी है, कई जगह 11 अगस्त को मनाया जा रहा है, कई जगह 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं हैं। अच्छे से अपना फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करिए। तो चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं कि कल यानी कि 10 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रखे थे। हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में फ्रांस का जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट है, इसे सम्मानित किए गए हैं भारत के कन्नन सुंदरम, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने हैं। और अभी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दलाई लामा, इन्हें भी हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वाइड के नए उपाध्यक्ष भारत के विश्वनाथन आनंद बने हैं। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बे बनी है। अंडर 14 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है रूपल चौधरी। और बैडमिंटन खिलाड़ी जो पीवी सिंधु, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया है। ये आगे पीछे हो गया है, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन ने भी बैडमिंटन में मतलब मेन सिंगल में भारत को गोल्ड दिलाया है। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स से ही बन रहा है। हालांकि अब कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हो गए हैं, तो इसका कंटेंट मैंने प्रिपेयर कर ही लिया है। आज रक्षाबंधन है, थोड़ा शेड्यूल बिजी है, जैसे ही फ्री होती हूँ ये क्लास रिकॉर्ड करके कल तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुए, इसमें भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। इसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 178 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता कि भाई जो कंट्री टॉप पर रही इसने कितना गोल्ड मेडल जीता, कितना ब्रॉन्ज, कितना सिल्वर। बस ओवरऑल आप याद रख लें कि ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल अपने नाम किए हैं और इसी के साथ ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा, चौथे स्थान पर भारत 61 मेडल के साथ और पांचवें स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड रहा है। भारत को पहला गोल्ड इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने दिलाया था, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। और लास्ट मेडल दिलाया टेबल टेनिस में मतलब मेन सिंगल में, जो शरद कमल है, इन्होंने भारत को आखिरी गोल्ड मेडल दिलाया, ठीक है। वैसे कंप्लीट वीडियो जो प्रोवाइड कराऊंगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से मैंने एमसीक्यू पिक किए हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। देखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स आप कह सकते हैं, इसकी जो शुरुआत है ना, ये की गई थी 1930 से। कहाँ से की गई थी? हैमिल्टन, कनाडा से की गई थी। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ये आयोजित कहाँ किए गए? इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए। पेरी द बुल इसका शुभंकर रहा था। हर 4 साल में जैसे कि आयोजित होता है, जैसे कि लास्ट ईयर का 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इस साल और भी कई गेम्स हुए हैं। यदि आप रिलेट करना चाहो कि भारत किस में रहे, मतलब किस पोजीशन पर रहा या किस मेडल में, मेडल तो नहीं लेकिन कोई सा कप या टूर्नामेंट यदि भारत ने जीता हो, तो थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भारत ने अपने नाम किया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ कप, ये भी भारत ने जीत लिया है ना। और कुछ घरेलू टूर्नामेंट भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आईपीएल जीती है गुजरात टाइटंस ने, फिर डूरंड कप जीता है गोवा एफसी ने, संतोष ट्रॉफी जीती है केरल ने, विजय हजारे ट्रॉफी जीती हिमाचल प्रदेश ने। तो वो घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन ओवरऑल यहाँ हम रिलेट करें तो भारत थॉमस कप और सैफ कप ये दोनों में ही टॉप पर रहा है। डेफ एक्सपो, डेफ यानी कि डिफेंस एक्सपो आप इसे कह सकते हैं, ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका ये 12वां संस्करण है। गुजरात के गांधीनगर में इसी साल मार्च के महीने में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये पोस्टपोन कर दिया गया था। ये डेफ एक्सपो होता क्या है? जैसे कि आप लोग ऑटो एक्सपो पढ़ते होंगे या कई लोग ज्वाइन भी किए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, तो ऑटो एक्सपो जिसमें कि काफी तरह की ऑटोमोबाइल कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, अपनी अपनी कंपनी की गाड़ियां प्रदर्शित करती है कि भाई हमारी कंपनी ने ये गाड़ियां बनाई है और ये इसकी खासियत है, आप जरूर इसे परचेस करें। जैसे आप सब्जी मार्केट में या कहीं जाते हैं तो वहां पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं सामान के, और वहां बोली लगाई जाती है, सब लोग अपनी खासियत बताते हैं कि हमारे सामान की ये खासियत है और ये इस रेट में आपको पड़ेगी, है ना।
कुछ इसी तरह से डेफ एक्सपो, जिसमें कि काफी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और अपने जो रक्षा उत्पाद है ये प्रदर्शित करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डेफ एक्सपो हो रहा है, भारत अपनी तरफ से क्या कौन सा रक्षा उत्पाद दिखा सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल दिखा सकता है। फ्रांस आया, फ्रांस ने राफेल दिखा दिया। अभी रशिया S-500 पर वर्क कर रहा है, रशिया S-500 लेकर के आ गया और खासियत बताएंगे और हमें मतलब कन्विंस करेंगे कि हम उनकी मिसाइलें या उनका जो रक्षा उत्पाद है ये परचेस करें। समझ गए? तो एक तरह की रक्षा प्रदर्शनी है जो कि आयोजित होती है हर 2 साल में, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होता है। ठीक है। लास्ट टाइम ये 2020 में आयोजित की गई थी। अब ये आयोजित होनी है गुजरात के गांधीनगर में। थीम इसकी होगी पाथ टू प्राइड। ठीक है। गांधीनगर ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? गृह मंत्री अमित शाह का। मुंबई में क्या आयोजित होगा? तो अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन होना है यहाँ। भुवनेश्वर में हॉकी मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा घोषणा की गई है कि इस साल का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है 2023 वाला, ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। कोलकाता में देखो, एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जिसमें गोवा इसमें विजेता रही थी। अगला प्रश्न एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, जो कि भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हालांकि अमेरिका से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 3 एक्सरसाइज याद रखाई हैं। एक तो वज्र प्रहार हो गया, दूसरा कोप इंडिया, और अभी हाल ही के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास एक्सरसाइज का भी आयोजन है जो कि हो रहा है। ठीक है। युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार, और इसका जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। यदि मैं बात करूं यूएस की, कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। कुछ बिल यहाँ के चर्चे में थे, यहाँ की संसद में, जो कि हम रिलेट कर सकते हैं। गन कंट्रोल विधेयक यहाँ चर्चे में था। मलाला यूसुफजई एक्ट, ये तो लास्ट ईयर लाया गया था। ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मलाला यूसुफजई एक्ट पाकिस्तान में लाया गया था, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, ये लाया गया था अमेरिकी संसद में। मतलब कि पाकिस्तान की ऐसी महिलाएं जो कि पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ करना चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत के कारण नहीं कर पा रही है, तो इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेगी अमेरिकी गवर्नमेंट, इसके लिए मलाला यूसुफजई एक्ट लाया गया। फिर हाल ही के दिनों में यहाँ का अबॉर्शन अबॉर्शन बिल चर्चे में था, है ना। एक्सरसाइज तो हम लोगों ने यहाँ से रिलेट कर ही ली है। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ये टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 43 है। कोंकण एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करोगे, और अजय वॉरियर, ये दोनों किसके साथ होती है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। वियतनाम और भारत के बीच में विम्बेक्स। इंडोनेशिया और भारत के बीच में गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग रिलेट कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में जो आर्या वालवेकर है, इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बताइए, 18 साल की उम्र है इनकी, ज्यादा उम्र भी नहीं है। ये उपलब्धि इन्होंने अपने नाम की है। इसमें दूसरे स्थान पर सौम्या शर्मा और तीसरे स्थान पर संजना चेकुरी रही है। इसमें जो अक्षय जैन है, ये मिसेज इंडिया यूएसए का ताज पहना इन्होंने, और मिस टीन इंडिया यूएसए चुना गया तन्वी ग्रोवर को। ठीक है। खुशी पटेल, इनका नाम अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड रही थी ये। देखिए, वर्ल्ड वाइड का क्या मतलब है यहाँ? मतलब कि भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये ब्यूटी कंपटीशन है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, जबकि मिस इंडिया पूछा जाए, मिस इंडिया 2022 की, तो ये सिनी शेट्टी रही। और यदि मैं बात करूं हरनाज सिंधु की, तो ये इस बार ये मिस यूनिवर्स रही। जबकि जो कैरोलिना बुलाविस्का है पोलैंड की, ये मिस वर्ल्ड रही थी। ठीक है। तो सभी आप रिलेट कर सकते हो। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेकेंड जनरेशन के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो 2G एथेनॉल प्लांट है, इसका उद्घाटन किया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 900 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक तरह की पहल है भारत सरकार की। अच्छा, बायोफ्यूल या एथेनॉल को क्यों ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जैसे कि पहले तो मैंने ये बताया कि भारत का जो पहला एथेनॉल प्लांट है,
ये कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में। एथेनॉल कहने का मतलब है, देखो, भारत की डिपेंडेंसी ना मतलब जो अरेबियन कंट्रीज हैं या ओपेक कंट्रीज हैं, इन पर मान लो 100% डिपेंडेंसी, भारत यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद मंगाता है और अच्छे खासे अमाउंट में भारत को पे भी करना पड़ता है। तो अब ये 100% ना मंगा करके भारत केवल 80% मंगाएगा और 20% इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल कर लेगा। अब एथेनॉल कैसे मिलता है? तो गन्ने से या जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि अपशिष्ट, इनसे भारत को एथेनॉल मिल जाता है और भारत में गन्ना तो ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो क्यों ना ये जो कृषि अपशिष्ट निकल रहे हैं, इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जा सके। ठीक है। और भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वैसे ही वर्क कर रहा है। तो ऐसे में जो सेकेंड सॉरी 2G एथेनॉल प्लांट है, इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। तो ये जो प्लांट है, लगभग 2 लाख टन चावल का भूसा, या किसानी भाषा में इसे आप पराली कहते हैं, इसका उपयोग करके एक साल में लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर सकेगा। 3 करोड़ लीटर, समझ रहे हैं आप? तो एज अ फ्यूल भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है भविष्य में। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। और हरियाणा की कुसुम योजना में टॉप पर है। और हरियाणा का ये जो आप गुरुग्राम देख रहे हैं, यहाँ भारत का पहला अनाज एटीएम आप लोगों ने याद रखा है, यानी कि ग्रेन एटीएम भारत का। इसके अलावा हरियाणा में भारत का पहला हेलीपोर्ट ये बनने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड या 2G प्लांट है, ये कहाँ स्थापित हो रहा? पानीपत में। तो चलो आज हम हरियाणा को थोड़ा छोड़ दें, यहाँ पानीपत की लड़ाइयां हम रिलेट कर लें क्या? हालांकि ये हिस्ट्री का सवाल है, लेकिन क्या ही जाता है, आपके एग्जाम का पार्ट तो बनता ही है। देखो, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर जो दूसरी युद्ध हुआ इसका 1556, यानी कि 30 साल बाद हुआ, 1556 में बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू के बीच में जो कि शेर शाह सूरी का सेनापति था। फिर तीसरा थोड़ा टाइम लिया इसने, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो पानीपत के 3 युद्ध यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। और थोड़ा करंट में जाओगे तो चिराग योजना हाल ही के दिनों में यहाँ से रिलेट करके मैंने आप लोगों को पढ़ाई ही है। उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो अन्य राज्यों में भी तो कुछ उद्घाटन किया है। जैसे कि गुजरात में क्या उद्घाटन किया है? गुजरात का जो कक्ष है, यहाँ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, ये आप कह सकते हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर की पूजा करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी, तो ये झारखंड का हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चर्चे में है, ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कुछ इस तरह का ये पुल आप देख पा रहे हैं। पेरिस का जो आईफिल टावर आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या वीडियो में, तो उससे भी ये ऊंचा पुल है जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी से ना, यदि हम देखें नदी तल से, ये 359 मीटर ये ऊंचा है और सबसे ऊंचा पुल है जो कि दुनिया का। अब ये कंप्लीट होने की कगार में है। लास्ट ईयर तक इसका केवल अर्च तैयार हुआ था, ये जो स्टील अर्च है ना, ये लास्ट ईयर तक तैयार हुआ था, लेकिन अब ये पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये किसी नदी पर बनाया गया है। एक तरह का रेलवे की आप नई अचीवमेंट कह सकते हैं जो कि इसने कर दिखाया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अभी? अ, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। जबकि लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे। कंचोत फेस्टिवल यहाँ मनाया गया है। 12 साल बाद पुष्कर फेस्टिवल मनाया गया है। एक ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल भी आप जम्मू कश्मीर से रिलेट कर सकते हैं। इग्लू कैफे, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे यही श्रीनगर में स्थापित किया गया है। बात की जा रही है सबसे ऊंचे की, तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख में किया गया। सबसे ऊंचा दुनिया का ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये लद्दाख के हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित किया गया। और उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क रिलेट किया जा सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन से मिलता जुलता ऑप्शन डिस्कस किया और फिर इसकी डिटेल भी। अभी हाल ही में किस राज्य में नया अनुच्छेद 3A, आर्टिकल 3A सम्मिलित किए जाने को लेकर के संविधान संशोधन विधेयक है जो कि ये पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है आंध्र प्रदेश में। आप लोगों को याद है आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां जो बनने जा रही थी, इसे लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी रहा था। आंध्र प्रदेश सरकार चाह रही थी कि इसकी 3 राजधानियां बने, एक विशाखापट्टनम, एक कुर्नूल और तीसरा अमरावती।
विवादों में रहा। इसके बाद फिर इसने कह दिया कि भाई हम एक ही राजधानी रखेंगे, तो फिलहाल अमरावती ही इसकी राजधानी है। ये आर्टिकल 3A में संशोधन करना चाहती है ताकि 3 राजधानियां विकसित किए जाने की इसकी ये योजना थी। देखो, यहाँ से आप आर्टिकल रिलेट कर लो, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बारे में हम हर 2-4 दिन में तो चलो डिस्कशन आ ही जाता है। जैसे कि आर्टिकल 3 को हम रिलेट करें, यहाँ मैं बता देती हूँ। संविधान के 22 भाग आप लोगों ने पढ़े हैं पॉलिटी में। इसमें जो भाग 1 है, भाग 1 क्या है? संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। भाग 1 में कितने आर्टिकल पढ़े हैं आप लोगों ने? 1 से 4। यही 1 से 4 आर्टिकल मैं आप लोगों को रिलेट करके बता देती हूँ। आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया। इंडिया या भारत आप कह सकते हैं, जो कि मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश कब कब गठित हुए, इसका उल्लेख है। ठीक है। फिर दूसरा दूसरा आर्टिकल है विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश। अब कैसे विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश? देखो, जैसे कि विदेशी क्षेत्र लेने और देने का अधिकार कैसे लेंगे देंगे? तो जैसे कि भारत ने ना बांग्लादेश से 51 गांव लिए, और ये 100वां संविधान संशोधन था 2015 का, और 111 गांव दिए थे। तो विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश ये 2 आर्टिकल में है। आर्टिकल 3 जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, नए राज्यों के गठन से रिलेटेड है। अब नए राज्यों का गठन मतलब कि इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर के बना, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, 2014 में आंध्र प्रदेश से होकर के तेलंगाना बना, है ना। तो ये नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3 में। और इसी में मतलब कि इसमें क्या है कि भारत के किसी राज्य को विभाजित करना या सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, जो नाम आप परिवर्तित पढ़ते हैं ना, तो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल जो 4 है, इसमें प्रोसेस बताया गया कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। ठीक है। आई होप ज्यादा लेंदी नहीं किया होगा मैंने क्वेश्चन को, बस ये 4 आर्टिकल आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। बस एक फैक्ट यहाँ से बताऊंगी कि आंध्र प्रदेश ये फिर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होने जा रहा है, जो कि इससे एग्जिट हो गया था अभी 2 साल पहले ही। अगला प्रश्न है, देखो, अब क्या ही कह दे, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वापस से वही चेहरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। नाम क्या है? नीतीश कुमार। ये पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन पहले बीजेपी से थे, है ना। पलटू राम कह लें क्या इन्हें? बीजेपी से थे, मतलब पहले तो नहीं थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए, फिर अब बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी। तो इन्हें सर्वसम्मति से और कांग्रेस के महागठबंधन का इन्हें नेता है जो कि चुन लिया गया है। अब क्या ही एक्सप्लेन करें, अब ट्रेंडिंग न्यूज बनी हुई है। 10 अगस्त को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, ये आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जबकि जो अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं अन्य मंत्री की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है विभागों के बंटवारा के लिए, और मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा देता है। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया फागू सिंह चौहान को, है ना, और फिर वापस से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब पार्टी बदल ली, बस इतना ही याद रखना। तेजस्वी यादव ये डिप्टी सीएम बन गए हैं। विश्व शेर दिवस, देखो टाइगर डे ना, ये हम लोगों ने 29 जुलाई को, हम लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया ही मनाती है वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को, लेकिन विश्व शेर दिवस ये 10 अगस्त को मनाया गया है। एक और इम्पोर्टेंट डे याद रख लो, बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है, और विश्व शेर दिवस ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। IUCN के द्वारा इसे रेड लिस्ट में इसे असुरक्षित के रूप में कैटेगराइज किया गया है। और ये गिरवन गुजरात अफ्रीका, गिरवन कहाँ, गुजरात के और अफ्रीका के बाहर शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। इनकी जनगणना की यदि हम बात करें तो भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर अभी 2020 में 674 हो गई है। मतलब इनकी संख्या बढ़ने में है, फिलहाल इनका संरक्षण किया जा रहा है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे और आदिवासी दिवस, 7 अगस्त को हैंडलूम डे और भाला फेंक दिवस। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, है ना।
नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था, तो उस हिसाब से हम देखें तो ये इसका 7वां बैठक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। करंट के मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है दिल्ली में। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं वित्त मंत्री। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 108 के तहत ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मैंने कल आप लोगों से पूछा था विम्बेक्स एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुई, मतलब भारत और वियतनाम के बीच होती है। आज का सवाल है पीएमओ के निदेशक के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर जरूर आप लोग मुझे फॉलो कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।